नॉर्वे आज अनइमेजिनेबली रिच बनने के कगार पर है। जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो कई यूरोपियन कंट्रीज ने ऑयल और गैस के लिए नॉर्वे की तरफ रुख किया। इससे उनके पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स में 5 गुना तक का इंक्रीज हुआ और इसने नॉर्वे को यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर बना दिया। और जैसा वो हमेशा करते हैं, उन्होंने प्रॉफिट्स को अपने गवर्नमेंट पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जो आज करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी पर पर्सन $2,70,000। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि स्टावांगर के साउथ में इस रीजन में अभी क्या हुआ है। नॉर्वे को यहाँ एक ह्यूज फॉस्फेट रॉक मिला है। फॉस्फेट का यूज फर्टिलाइजर, बैटरीज, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में होता है। ये एक एक्सट्रीमली रेयर मिनरल है और इसकी ग्लोबल सप्लाई का करीब 70% मोरक्को में है। इसके बाद चाइना, इजिप्ट और अल्जीरिया है। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये जियोपॉलिटिकली कॉम्प्लेक्स रीजन्स है, लेकिन नॉर्वे ने अभी अनाउंस किया है कि उन्हें इस मिनरल का 70 बिलियन टन्स मिला है, जो उन्हें इंस्टेंटली दुनिया का बिगेस्ट प्लेयर बना देगा। ये डिस्कवरी नॉर्वे को एक पूरी नई कैटेगरी ऑफ रिच में पुश कर देगी। करंट प्राइसेस पर यह रॉक $24 ट्रिलियन वर्थ की हो सकती है, जो सऊदी अरेबिया की पूरी रिमेनिंग ऑयल सप्लाई की वर्थ के सिमिलर है। और यही वजह है कि नॉर्वे दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री बन सकता है। उन्नीस 1950 के दशक में नॉर्वे में सिर्फ करीब 3.5 मिलियन लोग रहते थे। उन्होंने सदियों से फिश, टिम्बर और दूसरे स्टेपल्स एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन 1900 के दशक की शुरुआत में उन्होंने डिस्कवर किया कि वो अपने माउंटेन्स का यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं, और इसने हैवी इंडस्ट्री के इमरजेंस को फैसिलिटेट किया। ये ऑयल की डिस्कवरी से पहले नॉर्वे की मॉडर्न इकोनॉमी का पहला मेजर कमर्शियल ब्रेक थ्रू था। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ऑयल की डिस्कवरी से पहले नॉर्वे बहुत गरीब था, लेकिन ये एक मिथ है। 1950 के दशक में वो ऑलरेडी यूरोप के सबसे लिटरेट, रिच और इक्वल कंट्रीज में से एक थे। वो कल्चरली अपने टाइम से बहुत आगे थे और उन्होंने एक रोबस्ट डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर ली थी। लेकिन यह कोई नहीं मानता था कि नॉर्वे की मैरीटाइम टेरिटरी ऑयल से ब्लेस्ड है। जब इस रीजन को सर्वे किया गया तब यहाँ कुछ नहीं मिला और इसलिए इसे इग्नोर कर दिया गया। लेकिन यह सब तब बदला जब नेदरलैंड्स में एक डिस्कवरी हुई। डच को वहां एक गैस फील्ड मिली जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड निकली। इससे इमीडिएटली नॉर्थ सी के बाकी हिस्सों में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। कुछ ही सालों में सभी मेजर ऑयल कंपनीज नॉर्थ सी में सर्च करने लगी, लेकिन नॉर्वे की गवर्नमेंट संकोच कर रही थी। उन्हें चिंता थी कि फॉरेन कंपनीज प्रॉफिट्स लेकर चली जाएंगी। वहां कोई क्लियर मरीन बाउंड्रीज भी नहीं थी, तो अगर वहां ऑयल मिल भी जाता तो वो कैसे जानते कि उस पर किसी और कंट्री का क्लेम नहीं होगा। नॉर्वे अपनी सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली लेता था। उसके पास यह अज्यूम करने का एक अच्छा रीजन भी था कि उनकी कोस्ट पर ऑयल है, लेकिन यह क्लियर नहीं था कि ऑयल मिलने पर उसका ओनर स्टेट होगा या कोई कंपनी। और यह भी अनक्लियर था कि नॉर्वे की मैरीटाइम बाउंड्री एक्चुअली कहां है। लेकिन ये इश्यूज जल्दी ही रिजॉल्व हो गए। मई 1963 में एक रॉयल डिक्री ने नॉर्थ सी को नॉर्वेजियन सॉवरेंटी के अंदर रखा और 2 साल बाद यूरोपियन कंट्रीज ने मीडियन लाइन प्रिंसिपल का रिस्पेक्ट करते हुए फॉर्मली अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज पर अग्री किया। ठीक 1 महीने बाद नॉर्वे ने फॉरेन कंपनीज को अपने बिड्स प्लेस करने की परमिशन दी और नॉर्वेजियन नॉर्थ सी की एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई। इसमें कुछ साल लगे और कई फेल्ड एक्सपेडिशंस हुई, लेकिन इवेंचुअली उन्हें ऑयल मिल गया। अपने प्रेस रिलीज में उन्होंने इसे अ जायंट कहा। यह ऑयल फील्ड बहुत बड़ा था और आज भी यह नॉर्वे के लिए इनकम का एक सिग्निफिकेंट सोर्स बना हुआ है। नॉर्वे को इस इंडस्ट्री पे फुल कंट्रोल लेने में कुछ टाइम लगा। पहले ये वेल्स फॉरेन कंपनीज द्वारा डिस्कवर, एक्सप्लोर और रिफाइन किए गए थे, लेकिन नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी थी कि इसे एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बदला जाए। और फिर 1972 में उन्होंने स्टैटोवेल की फाउंडिंग की। ये कंपनी गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है और आज भी एग्जिस्ट करती है। नॉर्वे गवर्नमेंट इस कंपनी के 2/3 हिस्से की ओनर है और बाकी पब्लिक शेयर्स के थ्रू ओन्ड है। स्टैटोइल के बैनर के अंडर उन्होंने मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर किए। उन्होंने रिफाइनरीज बनाई, एक एजुकेटेड लेबर फोर्स क्रिएट की और ऑयल रेवेन्यूज का एक बड़ा हिस्सा अपने कंट्री के अंदर रखने में सक्सेसफुली कामयाब हुए। और ये दुनिया में काफी यूनिक है। लेकिन ऐसी चीजों के लिए ही इकोनॉमिस्ट्स के पास एक टर्म है, द रिसोर्स कर्स। ये उन कंट्रीज के अंदर एक पैटर्न डिस्क्राइब करता है जिनके पास फॉसिल फ्यूल्स की अबंडेंस होती है और जो एंड में कम इकोनॉमिक ग्रोथ, कम डेमोक्रेसी और कम सोशल इक्वालिटी के साथ रह जाते हैं।
इन कंट्रीज में ऑयल वेल्थ अक्सर ऑर्डिनरी सिटीजन्स की एक्सपेंस पर एलीट्स द्वारा जब्त कर ली जाती है, लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं हुआ। वहां कभी नॉर्वेजियन ओलिगार्ड्स की कोई क्लास नहीं उभरी और वो दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग वाले कंट्रीज में से एक बनकर डेवलप हुए। नॉर्वे का जीडीपी पर कैपिटा $1 लाख से भी ज्यादा है और वो एवरेज में 10 साल ज्यादा जीते हैं। और नॉर्वे की गवर्नमेंट अपने जेनरस वेलफेयर स्टेट के लिए फेमस है। तो उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? एक चीज जिसने उनकी सबसे ज्यादा हेल्प करी वो ये थी कि ऑयल मिलने से पहले ही नॉर्वे के पास एक रिच और स्टेबल डेमोक्रेसी थी। इससे उन्हें फॉरेन कंपनीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड किए बिना अपनी खुद की एक्सट्रैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प मिली। इसमें उन्हें यहां भी हेल्प हुई कि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख की एक स्मॉल पॉपुलेशन थी और उन्हें अपने नेबर्स के बारे में भी ज्यादा वरी नहीं करना पड़ा क्योंकि वो एलाइड नेशन से सराउंडेड थे। कुछ कल्चरल रीजंस भी हैं और नॉर्वे के पॉलिटिशियंस ने अपनी वेल्थ को इनक्रेडिबली वेल मैनेज किया है। डेनमार्क को भी ऑयल मिला और उन्होंने अपने ऑयल फील्ड्स प्राइवेट कंपनीज को ऑक्शन कर दिए। यूके ने अपने ऑयल प्रॉफिट्स यूज किए टैक्स कट्स फंड करने के लिए, जो बेशक एक इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन नॉर्वे ने कुछ और किया। उन्होंने अपने सारे प्रॉफिट्स एक गवर्नमेंट पेंशन फंड में पाइल अप किए। ये फंड आज $1.5 ट्रिलियन का है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड बनाता है। 2024 में उनका रेवेन्यू $380 मिलियन था और उस साल गवर्नमेंट को सिर्फ 3% स्पेंड करने की परमिशन थी। बाकी सब फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करना जरूरी था। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है कि यहां सिर्फ गवर्नमेंट अमीर हो रही है और लोग थियोरेटिकली इस मनी के ओनर है, लेकिन वो इसे अपने बैंक अकाउंट्स में नहीं देख सकते। लेकिन यही केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट था, शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट मेजर्स फाइनेंस करना और साथ ही फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करना, जिसने नॉर्वे को उन दूसरे कंट्रीज की तुलना में बहुत अमीर बनाया जो बस अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे। उनके सॉवरेन वेल्थ फंड ने उन्हें ज्यादा स्टेबल बनाया और नॉर्वे ने अपनी इकोनॉमी को सक्सेसफुली डाइवर्सिफाई किया। आज ऑयल और गैस नॉर्वे की इकोनॉमी का करीब 20% है। ये एक मेजर सेक्टर है, लेकिन वो इसके बिना भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन रशिया और यूक्रेन वॉर नॉर्वे के पेट्रोलियम इंडस्ट्री को फ्लरिश कर रही है और इसके ऊपर अब फॉस्फेट की डिस्कवरी भी आ गई। ये फॉस्फेट रॉक कुछ साल पहले ही डिस्कवर हुई थी, लेकिन हाल ही में पता चला कि ये 4500 मीटर्स यानी 15,000 फीट गहरी है। ये पहले जितना अज्यूम किया गया था उससे कहीं ज्यादा डीप है। इस अमाउंट का फॉस्फेट बाकी सेंचुरी के लिए पूरी दुनिया की सप्लाई को मीट कर सकता है और ये वेस्टर्न कंट्रीज के कंट्रोल में होगा, जो एक इमेंस जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है। आज चाइना इस इंडस्ट्री का करीब 30% कंट्रोल करता है। भले ही वो फॉस्फेट रॉक का रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो दुनिया की कई रिफाइनरीज भी कंट्रोल करते हैं। 2021 में चाइना ने अपने फॉस्फेट एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे। ये इसलिए था क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रही थी और वो पहले अपनी लोकल डिमांड पूरा करना चाहते थे। लेकिन इस मूव का रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया के बाकी हिस्सों में ग्लोबल प्राइसेस और भी बढ़ गई। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या बन रही है। गुड्स की प्राइसेस अब सिर्फ सप्लाई से डिटरमिन नहीं होती, कम से कम जैसे पहले होती थी, बल्कि जो कंट्री मार्केट को कंट्रोल करती है वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रीजंस के लिए गुड्स के फ्लो को लिमिट कर सकती है। यही नॉर्वे की डिस्कवरी इन मार्केट्स की नेचर को बदल सकती है। अगर वो दुनिया की आधी से ज़्यादा सप्लाई कंट्रोल करते हैं तो वो इसकी प्राइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये सुनने में इतना सरप्राइजिंग नहीं था जब नॉर्वे की गवर्नमेंट ने इन मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के प्लान्स पर बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। लेकिन यहाँ ईयू इतना एंथुसियास्टिक नहीं लग रहा था। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्वे ईयू का मेंबर नहीं है तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के मेंबर हैं, जिसका मतलब है कि यूरोपियन लेजिस्लेशन उन्हें अफेक्ट करती है। उनकी कंसर्न ये है कि रिफाइंड फॉस्फेट बहुत पल्यूटिंग है। यही वजह है कि ये इंडस्ट्री अब यूरोप में नहीं है और इसे ज़्यादातर चाइना, वियतनाम और कजाकिस्तान में आउटसोर्स किया गया है। 2024 में ईयू एक ऐसे बिल पर वोट करने वाला था जो नॉर्वे की इस रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन को या तो स्पीड अप कर सकता था या स्लो डाउन। मोरक्को के लिए, जो करंटली फॉस्फेट का सबसे बड़ा सप्लायर है, ये उसके लिए भी एक बैड न्यूज़ है। ये इंडस्ट्री उसके पूरे एक्सपोर्ट्स का नियरली 1/4 है। अगर नॉर्वे सडनली दुनिया की सप्लाई डबल कर दे तो प्राइसेस इनएविटेबली ड्रॉप होंगी और मोरक्को की इंडस्ट्री श्रिंक हो जाएगी। इस फॉस्फेट को माइन करने के ऑब्वियस स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं जिन्हें नॉर्वे को अभी ओवरकम करना है। इनमें से एक ये है कि करंट टेक्नोलॉजी के साथ एक्सट्रैक्शन सिर्फ 1500 मीटर्स की डेप्थ तक पॉसिबल है, जिससे इस प्रेशियस मिनरल का ज़्यादातर हिस्सा आउट ऑफ रीच रह जाता है।
लेकिन ये केस तब भी था जब नॉर्वे ने उस वक्त अवेलेबल टेक्नोलॉजी से अपना पहला ऑयल फाइंड किया था। वो वेल सिर्फ 30 साल तक ऑपरेट करने के लिए प्लान था, लेकिन आज वो 50 से ज़्यादा सालों से प्रोडक्शन में है और इसके पास अभी कई और साल बाकी हैं।